गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आए थे हमारे इंस्टीट्यूट में अभी रिसेंटली जो सिलेक्ट होने के बाद उनकी शॉर्ट वीडियोस बनाई थी। तो कई स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि ये सारी शॉर्ट वीडियोस एक ही वीडियो में आ जाए जिससे कि कॉम्पैक्ट नॉलेज मिल जाए। तो उसका एक छोटा सा प्रयास किया है। आई होप यू विल अप्रिशिएट इट। थैंक यू। मैंने सबसे ज़्यादा फोकस तो बैरेक पे किया था क्योंकि वो ग्रैंड नॉर्म है, तो उसको मैंने मेन फोकस किया था। रेफरेंस बुक के लिए जो सर ने हमें रेफ़र की थी वही बुक्स मैंने रेफ़र की थी। सर ने आपको लिस्ट दी होगी, तो जो बुक आपको ईजी लग रही है आप उस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए आपको जब आप रीड करोगे और अपने टेस्ट पेपर दोगे तब आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा डेली। हम लोगों के साथ भी ये होता था कि मोटिवेशन जब कोचिंग खत्म हो जाती है तो मोटिवेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर आप मोटिवेशनल लेक्चर्स देख सकते हैं। मैं भी देखती थी यूट्यूब पे, में आपको काफ़ी मोटिवेशनल लेक्चर्स मिल जाएंगे। और बाकी आप अपने जब टेस्ट पेपर्स दोगे तब आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो आप अपने आप मोटिवेटेड हो जाओगे। स्ट्रैटेजी जो मेरे हिसाब से ज़रूरी है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए, एक तो आपको पहले से जिस दिन आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है, और जितनी आपको मेहनत करनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लीजिए, बाद में मेहनत नहीं होती है। सबसे पहले तो मैं ज्योति सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका। क्योंकि लॉ तो सभी पढ़ाते हैं, पर मुझे लगता है जो एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मुझे बहुत हेल्प करी है सर की, वो उनके मोटिवेशनल लेक्चर्स। जब कोचिंग खत्म हो गई थी तो मैं और आयुषी हमेशा यही डिस्कस करते थे, सर एक क्लास ले लें चाहे मोटिवेशन देने के लिए। तो आपका जो अभी ये टाइम है कोचिंग का, ये सबसे बेस्ट है पढ़ाई के लिए, क्योंकि बाद में कोचिंग खत्म होने के बाद इतनी मोटिवेशन नहीं रहती है, तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करें। 2-3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो ये है कि जो सर कोचिंग में पढ़ा रहे हैं आप उसको उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो कोर्स पाइल अप हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ऐसी कौन सी गलती है जो हमें बाद में समझ में आती है फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट के बाद, जिसमें हमें सुधार करना चाहिए? तो मैं तो यही बोलूँगा कि एक ही गलती होती है इंसान से जिसका सिलेक्शन नहीं होता, और जिसका सिलेक्शन होता है मतलब डिफरेंस ये होता है पूरी तमीज से पढ़ाई नहीं करना, सफिशिएंट पढ़ाई नहीं करना। एक ही रीज़न होता है, और फेलियर और सक्सेस का सिर्फ में यही है कि आप कंसिस्टेंटली वो चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, हो सकता है आपकी इंग्लिश में कम नंबर आए। तो क्यों कम नंबर आए? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने उतना अच्छा पढ़ाई नहीं की। उसके अलावा कोई रीज़न नहीं होता, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे वो कोई सा भी अटेम्प्ट हो। तो इसका आंसर ये है कि नॉट इनफ स्टडी। ठीक है। और जो कुछ उन्होंने पूछा कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो उसका है मेरे हिसाब से कि इधर दे गो टू हार्ड और इधर दे गो टू इजी, या चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है, या फिर अभी की अभी करना है चीज़ों को, बहुत हार्ड चले जाएंगे अपने ऊपर, या फिर बहुत इजी। तो एक मीडियम अप्रोच होनी चाहिए, चीज़ों को समय पे करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नींद खराब करनी है उसके पीछे, और ऐसा भी नहीं कि चलो कर लेंगे ना, दोनों एटीट्यूड ही खराब है ना, बीच का एटीट्यूड बेस्ट है। इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आप में एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि आप तो बनोगे ही बनोगे, बाकी बने चाहे ना बने, आपके अलावा कोई नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब फर्स्ट रैंक चाहे आप, मतलब आपकी जब सेलेक्ट होगी चाहे आपकी लास्ट रैंक हो, लेकिन आप फर्स्ट रैंक वाले से बेहतर हो, आपको ये बिलीफ होना चाहिए। जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको होना चाहिए कि मैं प्री में बहुत अच्छा नंबर लेके आऊंगा, मैं 90 से अबव लेके आऊंगा, और आपको ये सेल्फ बिलीफ ही लेके जाएगा। क्योंकि जर्नी के दौरान ऊपर नीचे बहुत चीजें होंगी, कई बार आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। मान लो कि आप आरजे से पहले कोई दूसरे स्टेट का देखे जाते हो, चाहे आपका वहाँ पे फ्री ना निकले, लेकिन आपको बिलीफ होना चाहिए कि आरजे से मेरा तो इंटरव्यू भी निकलेगा। क्योंकि अगर आप लेके चलोगे कि अरे यार मेरा तो फ्री नहीं निकलता एमपी या बाकी स्टेट का, तो मैं बाकी स्टेट में कैसे अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो ये सेल्फ बिलीफ बहुत होना जरूरी है। मैं बोलना चाहूंगा कि जो ये एक्सपीरियंस है ना, यहाँ से वहां तक की जर्नी, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम वहाँ बैठा करते थे और कुछ लोग आते थे, मतलब जो सिलेक्ट होते थे, तो अपने एक्सपीरियंसेस को बताते थे, तो हमको लगता था कि कुछ चीज़ हम करते थे, कुछ चीज़ हम नहीं कर रहे थे। हम लोग इम्प्रूव करना चाहते थे कि इन्होंने ये पॉइंट बताया तो हम ये सब कर सकते हैं। तो जो जर्नी है ना यहाँ से वहाँ तक की, यही बहुत एंथ्रिलिंग जर्नी है। तो आप इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले मतलब जो पार्ट है वो तो है ही, जो अपन को पढ़ना है, ये सब करना है, लेकिन एक जर्नी जो रहेगी ना आपकी आरजेएस बनने तक, तो वो एक जर्नी बहुत अच्छी है। मेंस का जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसी कोई नई चीज या ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मेंस में नहीं पूछी जाती है। अब आप सबने डिस्कस करा होगा, जैसे अपना सिविल का जो हमारा पेपर था, तो सिविल के पेपर में पहला क्वेश्चन क्या होगा? द बेसिक क्वेश्चन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड।
वो क्या होता है, डिफाइन डिक्री। ठीक है, तो जो 2 दिन सीपीसी पढ़ता है उसको भी वह मालूम है, और जो 2 साल पढ़ता है उसको भी वह मालूम है। फर्क कहां आ जाता है? फर्क यह आ जाता है कि जिसने उस डिक्री की डेफिनेशन को 50 बार लिखा है अपने हाथों से, वो ज्यादा नंबर पाएगा, आधा या 1 नंबर, जिसने सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ा है। तो आंसर राइटिंग क्या खेल करेगा कि आप जैसे ही अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करें, उस सब्जेक्ट के आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। बेसिक बेसिक चीजें हैं। तुम जो क्वेश्चंस तुम्हें लगता है ना कि हाँ ये पूछी जा सकती है, यही इंपॉर्टेंट है, उनका हर दिन हर रोज आंसर राइटिंग लिखनी स्टार्ट कर दें। ये महीना 1.5 महीना तुम रोज की आंसर राइटिंग लिखोगे, तब तुम्हें खुद को महसूस हो जाएगा कि तुम्हारी राइटिंग इंप्रूव हो रही है, तुम्हारी स्पीड इंप्रूव हो रही है, और तुम रिकॉल बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। रिविजन करा कैसे जाए? तो जो मैंने फॉलो करा था वो यह था कि एक रिविजन होता है कि अपन नोट्स को देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरुआत से लेके अंत तक अपन ने जो पढ़ा, अपन ने पढ़ लिया, आगे बढ़ते गए पढ़ लिया। उससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपन देखते हैं, उसको ही पढ़ते चले जाते हैं, बट अपन को रिवाइज नहीं करना, अपन को रिकॉल करना है। अब रिकॉल कैसे करेंगे आप? रिकॉल ऐसा कर सकते हैं कि आप जितने नोट्स हैं आपके, उनको लिख लिख के याद करें। अब लिख लिख के याद करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी इंप्रूव होगी, और आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। क्योंकि जब किताब बंद होगी और तब आप अपने मन मस्तिष्क में सोचेंगे कि मैंने वो क्या लिखा था, तब उसकी बहुत एड रहेगी, और वो अंत तक आपकी मेमोरी में आपके साथ रहेगा। तब रिवाइज ऐसे मत करना कि आप शुरुआत से लेके एंड तक उसको पढ़े जा रहे हो, बस पढ़े जा रहे हो। उसको रिकॉल करने की कोशिश करना, वो आपकी मेमोरी में बहुत समय तक रहेगा। और हो सके तो लिख लिख कर रिवाइज करना, वो भी आपकी मेमोरी में बहुत समय तक रहेगा। और मुझे ये भी था कि मैं जॉब के साथ कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर, और उन्होंने खुद बोला कि नहीं आप कर सकते हो, आपने पहले भी किया है। तो ये कॉन्फिडेंस आप लोग कभी भी लूज अप मत करना, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। मैंने दोबारा यहाँ पे पढ़ाई शुरू की नए पैटर्न के साथ, और फिर यहाँ का पैटर्न भी मुझे टफ नहीं लगा, मुझे इजी ही लगा यहाँ का पैटर्न। और यहाँ का पैटर्न में मुझे खास बात ये लगी कि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। लेकिन आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब आप प्री के लिए पढ़ाई करते हो तो वो प्री की पढ़ाई नहीं होती है, उसके साथ आपको मेंस की पढ़ाई करनी ही पड़ती है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम सभी का एक पैटर्न होता है स्टडी करने का, एग्जाम देने का एक पैटर्न होता है हमारे, वो हम अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। तो आप अपने पैटर्न को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपने पूछ लिया आपका क्या पैटर्न रहा है स्टडी का, फिर आप उसको फॉलो करने लगे। क्योंकि हम सभी अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग अपना एक पैटर्न बनाते हैं, और उसको आप इम्प्रूव करिए कि आप कितनी देर स्टडी कर सकते हो। आज अगर मैं 10 घंटे कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 10 घंटे ही लगे, हो सकता है आप उसको 5 या 6 घंटे में भी कर सकते हो। I followed 2 strategies, and that too I believe I developed from JKILS only. I learned it from sir. The very first is the timetable. जैसे क्लास में भी टाइम टेबल हमेशा होता है हमारे पास, दैट 1 मंथ में सर कितना सिलेबस हमारा कवर करवाने वाले हैं। सो आफ्टर क्लास आई ऑल्सो, जब क्लास फिनिश हो जाती है तो डेफिनेटली जैसे रिचा ने कहा मोटिवेशन मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें बेस्ट ये रहता है कि आप अगर अपना टाइम टेबल बना के और जितना आपने सोचा है उतना कवर करेंगे तो आप लोग इजीली सिलेबस को कवर कर पाएंगे। एंड अदर देन दैट द सेकेंड थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करें। जो भी आपको डेली टेस्ट पेपर्स कोचिंग के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, अदर देन दैट आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने सिंगल्स की रेफर करी थी, तो उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट देने के बाद। तो अगर कम आ रहे हैं तो ज़्यादा एफर्ट्स करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ज्योतिष सर फॉर मेकिंग दिस जर्नी फ्रॉम प्रीलिम्स टिल माई सिलेक्शन a little easier. Easier I'm saying because every day in the class he used to motivate us very much. And जब रोज आपको क्लास में आके कोई ये कहता है that it is not impossible to crack this exam, required सिर्फ इतना है कि आप consistently पढ़ाई करें, तो ऑटोमेटिकली आप भी चाहते हैं कि सिलेक्शन हो। और फर्स्ट अटैम्प्ट हमारा बेस्ट अटैम्प्ट होता है, ये फैक्ट है। और इसी चीज़ को सोच के आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग भी डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस पा सकेंगे। Whether flow charts presentation should be made or not,
तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। अगर कोई ऐसा है जिसमें आपसे पूछ रखा है इसकी टाइप्स क्या है, एंड देयर आर 7 and 8 टाइप्स, तो हम लोग एक फ्लो चार्ट सिंपल बना सकते हैं और उसके अंदर उसका बाइफर्केशन करके टाइप्स लिख सकते हैं। तो वो आपका टाइम भी कंज्यूम करेगा कि इतना ज्यादा आपका टाइम भी नहीं जाएगा और प्रेजेंटेबल भी लगेगा। डेफिनेटली यू कैन गो विद इट, बट इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। आंसर शुड बी इन पैराग्राफ और पॉइंट, सेम डिपेंड करता है। अगर आपसे किसी ने पूछा है व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या व्हाट आर इट्स फीचर्स, तो यू आर गोइंग टू राइट इन द पॉइंट्स। और अगर कुछ डायरेक्ट कुछ पूछना है व्हाट इज रैंक डिक्लेरेशन, तो आपको जो सेक्शन है या केस लॉ है उन सबको एज अ पैराग्राफ वाइज लिखना पड़ेगा। मैं यही बोलना चाहूंगी, आई ऑलवेज प्रे टू गॉड एंड आई ऑलवेज स्टिक टू गॉड। गॉड मीन्स G stands for guidance that we have, O stands for optimistic, you have to be positive, and D means you have to be dedicated। आप पढ़ रहे हैं, आप इतनी डेडिकेशन के साथ पढ़नी चाहिए, आपके पास गाइडेंस है, एंड अगर आप पॉजिटिव है तो आरजेएस और कोई भी एग्जाम हो, यू गाइज आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक इट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। इवेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है, रेस्पॉन्स अलग रहता है, इसलिए आउटकम सेम रहता, आउटकम भी डिफरेंट होता है। तो सर अगर आप डिटर्मिनेशन से कोई चीज करें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको बनने से रोक सके। ये एक नहीं, बहुत ऐसे इंसिडेंट है। ये तो आपको सबसे फेमस इंसिडेंट है सर हमारा थॉमस एडिसन का। बहुत ऐसे एडिसन आपको मिलेंगे लोग जो जिद करके है। और सर आरजेएस बनने के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, कुछ अलग से आपको नहीं करना, सिर्फ आपको एक ही चीज चाहिए, पागलपन, जिद। जिद्दी बन जाइए सर, या तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो फिर पागल बनना पड़ेगा सर। जिद्दी बनना पड़ेगा कि अब तो मैं यही करूंगा। दशरथ मांझी है ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो जब तक बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आप ये अप्रोच लेके यहां बैठे हैं तो सर जरूर आरजेएस बन के जाएंगे आप। एक बहुत लंबा सफर रहा, जैसा कि सर ने बताया 2015 से लेकर 22 आ गया। और सर ने ये भी चीज बताई कि मैंने आरजेएस के अलावा दूसरा एग्जाम दिया नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात है। मैंने सिर्फ 2014 में एलएलबी करी, फर्स्ट टाइम में मेरा मेंस निकला। उसके बाद मैंने लगातार इंटरव्यू दिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ड्यू टू माय लैंग्वेज पोर्शन। हिंदी इंग्लिश में मेरे मार्क्स बिलो एवरेज रह रहे थे। लॉ में मैं हर बार ऐसा रहता था कि जो टॉपर्स हैं उनसे 2, 4, 5 नंबर, 5, 7 नंबर पीछे रहता था। यानी एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि जिस दिन आपके लैंग्वेज में नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आप लॉ में कितने भी अच्छे हैं, फिर आपको इंटरव्यू में हमेशा हेल्प चाहिए कि 25 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, वो आपका लक फैक्टर काम करेगा। और फॉर्चुनेटली मैंने थोड़ा वर्क किया, जैसे सर ने बताया कि 200-250 ऐसे मैंने लिखे। इसके बाहर भी सर एक बंडल इतना ही बड़ा बाहर है जो मेरे फ्रेंड सब ले गए, तो 300-350 मैंने ऐसे लिखे दोनों मिला के। आप एवरेज हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप पढ़ाई करिए। मैंने 3 साल मेरा यही मोटिव था कि मैं एग्जाम दूंगी, तो चाहे क्लियर हो या नहीं हो, पर मैं ये जरूर, मेरी मदर को मैंने बोल दिया था कि मम्मी मैंने ना जितने सेक्रीफाइसेस करने थे मैंने इस एग्जाम में कर लिए, मैं फर्स्ट और लास्ट इसके तरीके से ही दूंगी कि बस इसके बाद मुझे ये नहीं लगे कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा। मुझसे बच्चे सेक्शंस पूछते थे, मुझे याद नहीं होते थे, फिर मैं यही सोचती थी मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, पर एंड में सब आ जाता है। और केस सेक्शंस रिवाइज करने के लिए मैं आपको बोलती हूँ, मेंस के अंदर ठीक है इतना आप नहीं भूल जाते हो कभी इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो कुछ नहीं होता। प्रीलिम्स में मेरी स्ट्रेटेजी थी, जैसे मैंने सीआरपीसी पढ़ लिया, सेक्शंस रिवाइज कर लिए, फिर 7 दिन या 10 दिन बाद मैं ये करती थी, सिर्फ एक रफ कॉपी लेती थी और सारे सेक्शन, बस सेक्शन नंबर और आगे सेक्शन नंबर और टाइटल, सेक्शन नंबर। टाइटल याद करना इसलिए होता है क्योंकि टाइटल याद करते तो अंदर का भी अपन को याद आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो टाइटल आप याद रखिए। मैं प्रिपरेशन करी थी तो ये मैम बैठी है वहाँ पे बैठती थी, तो मैं यही सोचती थी कि मैं कभी यहाँ पे खड़े होके बोल पाऊंगी क्या, तो ये काफ़ी अच्छी फीलिंग है। स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रीलिम्स का पेपर अगर आप लोग इस बार का देखेंगे तो कहीं से भी पूछते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप पूरा ही बेरेक्ट पढ़िए। जैसे रेंट कंट्रोल में कोर्ट फी पूछी इन्होंने, तो पूछेंगे वो लोग, प्रीलिम्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो प्रीलिम्स में पूरा बेरेक्ट पढ़ना है। दूसरा, हिंदी और इंग्लिश पे बहुत फोकस रखिएगा प्रीलिम्स में, क्योंकि कट ऑफ आपने देखा जनरल की कितनी गई थी। तो अगर आप लॉ का वेटेज 70 मार्क्स का है, कितना भी ले आओगे आप तो भी आप कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाओगे। मेरे 85 मार्क्स थे, तो मेरे हिंदी में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। उसके लिए मैंने एक वो 9 to 12 की बुक आती है हिंदी मीडियम की, वो पढ़ी थी। एक कंसेप्ट है ना, वो लिख लो कहीं पे भी, आपकी जहां मर्जी हो, 1 बुक 1 टीचर 15 टाइम रिवीजन। किसी भी कंपटीशन का यही है मूल मंत्र और कुछ भी नहीं है।
कि आपने जिस जैसे सर के साथ हो ना, मान लो कि ये बेस्ट टीचर है, हो सकता है किसी को सर का तरीका ना पसंद हो, मुझे बहुत पर्सनली पसंद था, पर मेरे कुछ थे क्लासमेट जिनको नहीं पसंद था, पर मान लो कि सर बेस्ट है, बस उसके अलावा कोई टीचर नहीं है। दूसरा, जो भी बुक आप पकड़ रखे हो ना, मान लो ये बेस्ट है, और उनको पढ़ो 15 बार। नई चीजें पढ़ते रहोगे कुछ भी याद नहीं होगा, पहले उनको तो कवर करो, और रिविजन से ही चीजें याद होगी यार। नई नई चीजें पढ़ते रहोगे, नया नया कंटेंट आता रहेगा, याद भी नहीं होगा कुछ भी। तो ये रखना, 1 बुक 1 टीचर 15 टाइम रिविजन। इनके दोस्त बना लो यहाँ पे, ऐसे नहीं कि जो आपका फायदा उठाए। मैं 2016 में जब आया था तो मैं अभी सर, मैं उसी फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ, नाम लूंगा तो शायद ये यूट्यूब पे जाएगा, थोड़ी गलत हो जाएगा नाम लेना, पर उसका 35 वैकेंसी थी उस टाइम पे, उसका सिलेक्शन हो गया था। तो ट्रेनिंग के बाद उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जयपुर ही हो रही है, तो या तो मुझे प्राइवेट अकोमोडेशन मिलेगा या गवर्नमेंट का मिलेगा, तो तू मेरे साथ ही शिफ्ट हो जा। तो पिछले 2 साल से मैं उसी के साथ रह रहा हूँ। तो मतलब घर वाली फीलिंग थी यार, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं अकेला रह रहा हूँ। वो लोनलीनेस वाली फीलिंग भी आती थी, तो मैं शाम को उसके साथ 1 घंटे बैठता, सब सही हो जाता था। और एक वो ऐसे दोस्त बना लो यार 1-2, जिनसे आप किसी भी तरीके की बातें कर सकते हो। आप एक डायरी मेंटेन करो, ठीक है, और सर ये बोलेंगे कि सिस्टमेटिक वर्क होना चाहिए, ठीक है, 15 मिनट में बेरे टैक से बोलना है। मैं जब यहाँ बैठता था तो मेरे को लगता था यार सर क्या बोल रहे हो, तो हो ही नहीं सकता, पर एंड में जाते जाते सब हो गया था यार। एक डायरी मेंटेन करो उसको, जैसे मैं पर्सनली बोलता हूँ टाइम पासबुक, जैसे अपनी बैंक की एक पासबुक होती है जिसमें कि किसने कितने रुपए डाले, कितने निकाले, कब निकाले, वैसे आपकी एक टाइम की पासबुक होनी चाहिए जिसमें आप ये लिखो कि यार मेरा कितना टाइम कहाँ जा रहा है। तो यही एक टाइम पासबुक बना लो यार, ठीक है ना, क्योंकि अपना जो भी 24 घंटे का टाइम है ना, उसमें से 40% टाइम पे तो अपना कंट्रोल है नहीं, क्योंकि अपन को सोना खाने पीने में 10 घंटे चले जाएंगे अपने, तो पीछे बचेंगे 14 घंटे। तो उसमें से आप ये टारगेट करो कि 8 से 10 घंटे मिनिमम पढ़ना है मुझे। नोट्स आप जितने प्रिसाइज कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। बुक एक बार रीड करके अगर आपको जो भी लगता है कि बुक के कंटेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो जो अपने नोट्स है आप उसी में उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि लास्ट टाइम पे आपके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। जितना आप प्रिसाइज हो जाओगे बेयर एक्ट के साथ एक नोटबुक, तो वो सफिशिएंट होगा आपके लिए कि आप इतना पढ़ रहे हो। और स्ट्रेस नहीं होना है हमेशा अपने आप को, जब भी आपको लगे कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो, तो अपने आप को थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक देके, अगर आपको लगता है तो आप अपने फैमिली से बातचीत करिए और फिर वापस से वो करना है, और शेड्यूल बना के वो करिए। ऐसा नहीं होता है कि अगर अपन ने शेड्यूल बनाया है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है 7 दिन का टारगेट अपन 10 दिन में भी पूरा करते हैं, रोज़ का रोज़ वो नहीं होता है। तो उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जो आपने टारगेट और जो स्ट्रैटेजी प्लान करी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है और सब वो करना है। ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, और मैं सबको यही एडवाइस करूँगी कि कम टाइम में अगर आपको वो करना है, तो आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख के वो सब अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। जैसे मेरी ये स्ट्रैटेजी रही थी कि जैसे मेरी BA LLB भी कंप्लीट नहीं हुई थी और उससे पहले ही वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया था, तो मैंने अपना शेड्यूल ये रखा कि मैंने मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स दोनों पे साथ में फोकस करा और दोनों को डिवाइड करा, और इंग्लिश और हिंदी को 1-1 आवर दिया था, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में फिर लास्ट में अगर अपन चाहें कि अपन तैयारी करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैंने ये देखा था कि मेरे पास जैसे कम टाइम था, तो मैंने पहले जो मेजर सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जैसे कि जो पास्ट ईयर में अभी तक जो सारा आया है, पहले उनको कवर करा, और फिर मेरे पास अगर टाइम रहा तो मैंने फिर पूरा तो अपन को पढ़ना ही है, लेकिन अगर अपने पास कम टाइम है तो पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आप उन पे ज़्यादा फोकस करें। थोड़ा मेडिटेशन पे भी ध्यान देना, ताकि उससे क्या ना हम कहीं पे बौखलाते नहीं है, स्टेबिलिटी रहती है, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, है ना। और हिंदी इंग्लिश के लिए, हिंदी इंग्लिश पर आप ज़रूर कमांड करिए। डेली का आप अपना टारगेट सेट करो, डेली का। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मंथ का बनाता है, कोई हो सकता है वीक का बनाता है, मेरा डेली का रहता था। जब तक प्री नहीं होता है तो प्री का, और जो लॉ में पढ़ती थी उसके MCQs में उसी दिन सॉल्व करके सोती थी। अगर कहीं पे भी एरर भी होंगे तो आपको वो चीज़ पता चल जाएगी कि क्या इसमें एरर है। हिंदी वाले हैं वो कोई भी गाइड प्रेफर कर सकते हैं, सोलंकी की आती है, उसमें आप MCQ सॉल्व कर सकते हो। अगर इंग्लिश वाले हैं तो सिंगल की आती है, तो आप उसमें MCQ सॉल्व कर सकते हो। तो आप रिलैक्स रहेंगे। और हाँ, पढ़ने से पहले जो भी सर ने आपको करवाया है यहाँ पे, उसका क्विक रिवीजन आप 15 मिनट्स में, मतलब इनिशियल स्टेज पे तो हो सकता है 30 मिनट्स लग जाए, बट उसके बाद 15 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 5 मिनट में भी रिवीजन हो जाएगा। अपनी जो भी कमजोरियां हैं, जो भी आपके स्ट्रेंथ है, उसको आप एनालिसिस करिए कि क्या आपकी कमियां हैं और क्या आपकी स्ट्रेंथ है।
स्ट्रेंथ पर आप थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम ही अवॉइड कर दो, उन पर थोड़ा कम ध्यान देके अपनी जो भी कमियां हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो हिंदी को ज़्यादा टाइम दे, और जो हिंदी मीडियम के हैं वो इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे कंपैरेटिवली, क्योंकि छोड़ना दोनों ही नहीं है। हिंदी मीडियम वाले को हिंदी नहीं छोड़नी, इंग्लिश मीडियम वाले को इंग्लिश नहीं छोड़नी। मेरा अल्टीमेट गोल तो आरजेएस था, तो आई डिसाइडेड टू लीव दैट जॉब और पूरा फोकस आरजेएस पे रखा। तो अगर आपका अल्टीमेट एम आरजेएस है तो फर्स्टली डोंट एवर गिव अप, बहुत हार्ड वर्क कीजिए, जितना हो सकता है बेस्ट दीजिए। आपके पास बहुत सोर्सेज हैं। फर्स्टली बैरक पे, जैसा सबने कहा है, बैरक पे ध्यान दीजिए, उसको तो रट लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आपके पास इंटरनेट है, मूवीज़ वगैरह देखने के अलावा वो बाकी सब भी बहुत कुछ अवेलेबल होता है उस पर तो आप सब रेफर कर सकते हैं। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुई थी तो मैंने तैयारी पूरी की थी, सारे बैरक सब तैयार किया था, पर मैंने मेंस की तैयारी नहीं की। अब जब निकलते हो कॉलेज से तो आप में बहुत जोश रहता है, सब पढ़ लेते हैं, सब आराम से सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो भूल जाते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ, प्री में तो चलो ठीक है निकल गया, आई गॉट गुड मार्क्स ऑल्सो। मेंस में क्या हुआ, आई कुडंट अटेम्प्ट द पेपर। मतलब इतना लंबा, आप कंपैरेटिवली आप जानते होंगे बाकी जुडिशरी से राजस्थान जुडिशरी का पेपर बहुत लेंदी होता है, उसको अटेम्प्ट करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरा आधा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, एंड देन आई फेल्ट सो स्टूपिड कि मैंने मेंस की तैयारी क्यों नहीं की। तो जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ प्री मेंस इंटरव्यू, जब आपका गोल अल्टीमेटली आरजेएस ही है तो सबकी तैयारी स्टार्ट करिए। मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता था वो ये था कि डे टाइम में मैं एक माइनर एक्ट उठाता था और इवनिंग में मैं एक मेजर लेता था। मेजर जो था वो मैं आराम से लेता था, लेकिन माइनर का रिवीजन मैं बार बार करता था। उससे होता ये था कि माइनर बिल्कुल पक्के हो गए थे मेरे। और अगर आप देखोगे तो माइनर्स का काफ़ी वेटेज रहा है लास्ट वाली वैकेंसी हमारी में तो, कि जब एस्पिरेंट होते हैं तो ये वाली जो एज है व्हाट आई बिलीव इज बहुत सेंसिटिव होती है, 20 to 30 एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत कुछ हो रहा होता है और एज एन एस्पिरेंट हम रोज बैठ के वही चार दीवारी में वही चीज़ कर रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि किसी की शादी हो रही है, कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में चला गया, किसी का बहुत करोड़ों का पैकेज लग गया। इससे अपना मॉरल डाउन मत होने देना, सोशल सर्कल कम रखना बट अच्छा रखना, सपोर्टिव हो, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स इवेंट्स इनको बहुत लिमिटेड रखना, इतना कि रिफ्रेशिंग हो, वरना जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा आपसे टाइम मांगेंगे, वो टाइम आपको यहाँ पे पहले देना है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस में मैं भी पहले गलती करती थी काफ़ी, बट मैंने सर की आंसर की देखी थी, तो उसके अंदर अगर कोई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो सबसे पहली चीज़ आप सेक्शन बिल्कुल सही लिखें, क्योंकि मैंने एक मेंस की चेक्ड कॉपी देखी थी, अगर आपका सेक्शन गलत है तो पूरा आंसर गलत होगा। तो नहीं आता है तो आप उसे मेंशन मत करें, लेकिन आता है, सही आता है तो ही लिखें, नहीं तो आपका पूरा आंसर गलत होगा। बाकी जो भी आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले सेक्शन स्टार्ट करके जो मेजर सेक्शन आपसे पूछा आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, अच्छे से पढ़ के उस सेक्शन को सीधा लिखें। बाकी कुछ भी ऐसे मत लिखे ज़बरदस्ती का, क्योंकि उसके भी मार्क्स कटते हैं। मतलब जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितना मैंने नोटिस किया है, आप अननेसेसरी लिखेंगे उसके भी मार्क्स कटेंगे। मुझे लगता था कि कैसे होगा इतना जल्दी कैसे होगा। जैसे मैम ने कहा, मैं भी काफ़ी एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, इतना कुछ ज़्यादा था नहीं। तो मैं यही बोलूँगी बस कि आप जब प्रिपेयर करना शुरू करें तो आप उसमें अपना 100% दें, क्योंकि जब स्टार्ट आप करते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि कैसे होगा, बट धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि मुझे आ रहा है। अब धीरे धीरे मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा जब आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आपने कितना कुछ कर लिया है। जब प्री के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी करती थी तो उस वजह से काफ़ी गलतियाँ होती थी। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें कि जैसे ऑब्जेक्ट इस बार प्री के पेपर में नॉट और उसकी काफ़ी गलतियाँ हुई थी, तो मेरी काफ़ी कैंडिडेट से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि नॉट उन्होंने मिस कर दिया। तो वो वाली चीज़ें हैं, उसका ध्यान रखें। आप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें तो वो काफ़ी हेल्प करेगा। लॉ में जैसे है कि केसेस वगैरह का काफ़ी पूछते हैं कि केसेस लिखने ज़रूरी होते हैं कि नहीं होते। बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। पहली चीज़ तो 4 नंबर 6 नंबर जो 8 नंबर वाले जो भी होंगे क्वेश्चन जो आएंगे, आप विदाउट केस लॉज आप उनको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं।
पहली चीज़। सेकंड, कुछ जैसे एनआईए है, कॉन्ट्रैक्ट है, एसआरए है, इन सब ये एक्ट्स विदाउट केस लॉज आप इनके प्रोविजन आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं, तो उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा करते जाइए। अब कुछ क्वेश्चन में से ये भी पूछते हैं कि है ना, इतने केस लॉज याद कैसे करें। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक करता था कि जैसे मैं बैरेक्ट से पढ़ता था तो किसी सेक्शन का जो कोई भी केस आया है तो वहीं पे मैं स्टिकी नोट्स वहाँ पे लगा देता था। तो क्या होता था कि बार बार जब मैं रिविजन कर रहा हूँ, सेक्शन के रिविजन हो रहे हैं, प्रोविजन के हो रहे हैं, तो साथ में वो चीज़ें भी मेरी है ना एक साथ ही कंटिन्यूस होती रहती थी। एक तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अलग से कॉपी भी बना सकते हैं, उसमें अलग अलग आप लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी है, अभी आगे वैकेंसीज भी आने वाली हैं, आप पढ़ाई अब कंटिन्यू अब चालू कर दीजिए, थोड़ा आप एफर्ट डालना और ज़्यादा अपनी सेटिंग आवर्स बढ़ा दीजिए। कुछ चीज़ें मैं ऐड करूँगा, जैसे प्रीलिम्स को आप ये ना सोचें कि मैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। प्रीलिम्स तक कम से कम आपका मेंस तक का सिलेबस, मेंस के टाइप का सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। जब प्रीलिम्स की डेट आएंगी उससे 1-1.5 महीने पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वो सारी चीज़ें आप करते रहें। उसके लिए भी काफ़ी बुक्स आती हैं, यूनिवर्सल की है, सिंगल की है, सर डेली टेस्ट लेते ही हैं, शायद अभी भी चल ही रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। लेकिन आप प्रीलिम्स सोच के अगर करेंगे तो प्रीलिम्स में कई लोग रह जाते हैं, ये मैंने लाइव देखा है, कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक लॉन्ग टारगेट रखती थी कि मेरे को पूरे महीने में इतना करना है, और शॉर्ट टारगेट होता था कि एक दिन में इतना कंप्लीट करना ही करना है। तो उससे काफ़ी हेल्प होती थी कि जैसे एक हफ्ते में सीआरपीसी हो गया, एक हफ्ते में सीपीसी हो गया, तो बड़े सब्जेक्ट का लोड कम हो जाता है। और माइनर को अगर आप फिर 1 घंटा दो, मतलब हर हफ्ते एक माइनर 1 घंटा में हो जाते हैं, ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता। और हिंदी इंग्लिश का सब बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया। बहुतों का मिथ होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो सब कुछ होता है। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट वालों का ये मिथ होता है कि सिर्फ 1 साल में पढ़ के हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉलेज टाइम से मैंने सर की कोचिंग ली थी, फाइनल ईयर से मैं कोचिंग कर रही थी। वो अच्छा लग समझ लो कि कोविड आ गया, 2 साल मेरे को और मिल गए पढ़ने को, बट पढ़ना सबको उतना ही पड़ता है, चाहे सेकंड हो, फर्स्ट हो, थर्ड हो, सब उतना ही पढ़ते हैं। और लॉ में ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट वाला आगे है या थर्ड वाला आगे है, लॉ उतनी लिमिटेड है, आपको उतना ही पढ़ना होता है। जो ये प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपको रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्री के लिए पढ़ लिया और क्लियर भी हो गया तो मेंस देखेंगे, और मेंस भी अगर क्लियर हो गया तो फिर इंटरव्यू के लिए देखेंगे। तीनों स्टेजेस ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और तीनों को एक साथ लेके हमको स्टार्टिंग से चलना है। सो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन रखें। एंड लास्ट थिंग जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से है कि learn to value your time, because time is very precious and it won't come back to you। तो अपना एक मिनट बहुत ही इफेक्टिवली आप यूज़ करें और टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें, क्योंकि जो ये समय है अगर वो निकल गया तो रिग्रेट अल्टीमेटली आपको खुद को होगा। सो लर्न टू वैल्यू योर टाइम। लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिविजन एंड प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ टेस्ट पेपर्स। लिमिटेड रिसोर्सेज रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें रिवीजन बहुत बार करना होता है, और अगर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं रहेंगे तो रिवीजन करने में और उनको मेमोरी में बिठाने में बहुत दिक्कत हो जाती है लास्ट तक। तो डेफिनेटली बेयरएक्ट्स आपका फाउंडेशन होना चाहिए। बेयरएक्ट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, पेज 1 से पेज लास्ट तक, क्योंकि इस बार का अगर आपने प्री का पेपर देखा होगा तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल आईपीसी में क्वीन की डेफिनेशन है वो रिपील्ड हो चुकी, तो एक क्वेश्चन प्री के अंदर ये भी था कि डेफिनेशन ऑफ क्वीन वाज रिपील्ड बाय विच एक्ट। तो जब तक हम उन सेक्शंस को एक बार गो थ्रू नहीं करेंगे तो हम शायद सही आंसर पे ना पहुंचे। और प्री के अंदर एक मार्क्स की लड़ाई है, क्योंकि 1 मार्क्स भी आपको रेस से आउट कर सकता है।